2026 में सारे 26 वाले हैं, मतलब जो 25 में 26 वाले हैं ना। ओके फाइन, ओके ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे जो है नेक्स्ट ईयर वाले हैं। एनीवे सारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ओके बाइलिंगुअल है इसमें, ठीक फाइन। सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी देयर। ये क्लास जो हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक करेंगे प्रीलिम्स के लिए, बाकी किसी चीज़ पे बात नहीं होगी। मेंस के लिए सेपरेट सेशन रखेंगे, बस आज बात सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे करेंगे। वैसे तो मेरे क्लास का फोकस उस पर था जो बच्चे 3 महीने बाद देने वाले हैं, बट आपके क्लास का जो प्रोपोर्शन है ज़्यादा उन बच्चों का है जो कि नेक्स्ट ईयर वाले हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या करना आपको उसके लिए मैं बताऊंगा, इस साल क्या करना उसके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। सो यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसमें खास बात यह है, अगर आप इसको और एग्ज़ाम से कंपेयर करें, से फॉर एग्जांपल वी कंपेयर दिस विथ एसएससी सीजीएल और नीट और आईआईटी, तो दोनों में एक बुनियादी फ़र्क ये है। एग्जांपल एसएससी सीजीएल का लेते हैं, टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू तो अब ज़्यादातर ख़त्म ही हो गया उसमें, लेकिन टीयर 1 और टीयर 2 में डिफरेंस क्या होता है, देयर इज़ ओनली डिफरेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। मतलब टीयर 1 में थोड़े से कम क्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे और टीयर 2 में थोड़े क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, थोड़ा सिलेबस का इन्हांसमेंट हो जाएगा। ये फ़र्क है बाकी सारे एग्जामिनेशंस में। आप जेई का एडवांस उठाइए, आप नीट का उठाइए, सारे के सारे पेपर में यही होता है। जो फिल्ट्रेशन स्टेज होता है, द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन स्टेज इज़ ओनली टू फिल्टर पीपल। वहाँ सिर्फ फिल्टर किया जाता है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, और कोई ज़्यादा स्किल भी सेम ही चाहिए होता है। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, ये 3 ऐसे पेपर्स हैं जिसमें कि जो स्टेजेस है, जिसमें हर स्टेज अपने आप में स्टैंड करता है और तीनों स्टेज बिल्कुल अलग अलग है। ये इस एग्ज़ाम की सबसे ख़ास बात है और सबसे यूनिक बात है। टीना डाबी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सो टीना डाबी को प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए उसको अपना रिजर्व कैटेगरी यूज़ करना पड़ा। प्रीलिम्स में जो कट ऑफ गया था उसको सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा आए थे प्रीलिम्स निकालने के लिए, लेकिन मेंस में उसके मार्क्स जो है पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, और उसके मार्क्स और सेकेंड टॉपर के मार्क्स में लगभग 30-40 नंबर का डिफरेंस था। तो यानी मेंस का उसका नॉलेज कैसा था, ऑल इंडिया रैंक 1, और प्रीलिम्स का नॉलेज कैसा था, शायद अगर उसकी रैंक कंपेयर करें तो 12,000 बच्चों में शायद 10,000 रैंक टीना डाबी को आया होगा। तो इससे क्या मालूम चलता है कि प्रीलिम्स का जो अप्रोच है, मेंस का अप्रोच है, इंटरव्यू का अप्रोच, तीनों बिल्कुल क्या अलग अलग है। कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है पहली बार जब आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स तो मेरा निकल ही जाएगा, मेंस में सोचना होगा। ऐसा नहीं है। कितने कितने बच्चे हैं जो कि प्रीलिम्स में ही फंसते हैं, और प्रीलिम्स में एक बार आप फंसे तो आपका साइकिल जो है फिर से 0-1 से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्रीलिम्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है ऐसा आपको नहीं सोचना है कि मेरा, और डजेंट मैटर व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, आप यूनिवर्सिटी में अपने टॉपर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का अप्रोच मेंस एग्जामिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कुछ ऐसे रैंकर्स हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 बार तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस निकले, इंटरव्यू से निकल के बाहर। ठीक है, यानी प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा और उसका मतलब, ये सोचना सबसे बड़ी गलत बात है कि मेंस और प्रीलिम्स में एडवांसमेंट का फ़र्क नहीं है, दैट मेंस इज़ लिटिल मोर एडवांस देन प्रीलिम्स एंड प्रीलिम्स इज़ लिटिल ईजियर। नो, प्रीलिम्स हैज़ अ डिफरेंट स्टैंडिंग, prelims has a different substance, and so we should take prelims with a very high level of gravity, seriousness, and with a very different approach. This is the first thing. अभी प्रीलिम्स नहीं, मैं एक जनरल स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ फॉर दिस एग्जामिनेशन यूपीएससी। सो यहाँ पर एक और अगेन खास बात है बाकी एग्जामिनेशन से अलग, और जितने एग्जामिनेशन है उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, हार्डली 3 या 4 होते हैं। आप आईआईटी उठाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एसएससी का एग्ज़ाम, पीओ का एग्ज़ाम, कोई भी एग्जामिनेशन डालिए, हार्डली 3 या 4 सब्जेक्ट में वो वाइंड अप हो जाता है। बट इस एग्जामिनेशन में ऐसा शायद कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। फिलॉसफी, रिलीजन, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा का सारा सब्जेक्ट इसमें आता है, और किसी के मार्क्स जो है वो फिक्स नहीं है। लाइक आईआईटी, जितना मार्क्स फिजिक्स को है उतना मार्क्स केमिस्ट्री को, उतना मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स फिक्स है सब्जेक्ट का। बट यहाँ किसी सब्जेक्ट का नंबर ऑफ मार्क्स जो फिक्स नहीं है। हो सकता है इस साल ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए,
हो सकता है अगले बार पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। और चूंकि इस एग्जामिनेशन में कई बार आपने देखा होगा पेपर भी लीक होता है, झारखंड का तो पेपर पहले लीक होता है उसके बाद वो होता है। लगभग इंडिया में सारे पेपर्स लीक हो चुके हैं। आईआईटी के पेपर लीक हो चुके हैं, कैट का पेपर लीक हो चुका है। इसका पेपर लीक नहीं होता है, क्योंकि इसका पेपर मैं तुमको दे भी दूंगा तब भी गारंटी नहीं कि तुम वहाँ पर जा करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू, तुम क्या लिखोगे उसमें? देयर इज नो फिक्स्ड आंसर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू, everyone will write a different answer, and so this examination is very unique. And since this examination is very unique, this is an examination where I say strategy is something which is very important. Strategy इस examination में बहुत important है. So based on my experience with respect to teaching, based on my experience with respect to interaction with toppers, इसके बेसिस पे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये स्ट्रैटेजी आपको सूट हो सकता नहीं करे या हो सकता है सूट करे। हर व्यक्ति का स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में एक बार मैं इंटरेक्ट कर रहा था, 2020 का टॉपर है शिखर चौधरी, तो उसके एक बहुत खास बात थी, मतलब बाकी टॉपर से बहुत अलग एक बात थी। उसको यूपीएससी में आया ऑल इंडिया रैंक 96, उसी साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आया रैंक 9, और उसी साल वो आईआईटी पटना से भी क्वालिफाई किया फाइनल ईयर में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आईआईटी पटना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईएफएस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एक साथ तीनों, सो व्हाट इज़ द मंत्र ऑफ योर सक्सेस? सो उसने मुझे रिप्लाई दिया प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर थी कि यूनिवर्सिटी का जो पेपर है, मतलब जो आईआईटी का पेपर है, वो मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है एक डिसेंट नंबर से 50-60% ला करके। लेकिन मेरा लाइफ में हमेशा टॉप प्रायोरिटी में क्या रही, सिविल सर्विसेज। तो मैंने कहा आईएफएस कैसे, तो उसने अपना ऑप्शनल चूज़ किया मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज़ किया तो उसने आईएफएस की तैयारी ना के बराबर की, उसकी तैयारी सिर्फ कहाँ थी, इंडियन सिविल सर्विसेज यूपीएससी, और उसके बेसिस पे उसने बाकी एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए। सो इस एग्जामिनेशन में प्रायोरिटी क्लियर करना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपकी प्रायोरिटी क्लियर नहीं होगी तो आप यहाँ पर मिसलीड कर जाएंगे। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, पढ़ना चाहिए तुमको एनसीईआरटी, तुम पढ़ रहे हो कोई और बुक, पढ़ना चाहिए कोई और बुक, तुम पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, नोट्स या नहीं बनाना चाहिए तुम नोट्स बना रहे हो। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में सिलेबस तुम्हारा कभी ख़त्म नहीं होगा। कोई आदमी ऐसा सोचता है कि वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन सिलेबस ख़त्म करके देगा, सो ही इज़ इन वंडरलैंड। उसका सिलेबस कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोल दे कि मेरा सिलेबस आज ख़त्म हो गया, अब मैं कल एग्जामिनेशन में बैठ जाऊँगा। और यही वजह है कि मैं देखता हूँ जिस दिन प्रीलिम्स होगा उसके 2-3 दिन पहले भी मुझे फ़ोन आते हैं, सर एग्ज़ाम दे या नहीं दे, एग्ज़ाम दे या नहीं दे। मन में क्या रहता है, सिलेबस मेरा ख़त्म नहीं हुआ। बट की सच्चाई ये है, इस एग्ज़ामिनेशन में सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो तुमको पहले सिलेबस के सोर्सेस की प्रायोरिटीज़ जो है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ तुम क्या करोगे, मिस कर जाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके हम देखते हैं। फाइन, रफली 1.5 आवर्स में लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए मेरा। सेलेक्ट का कौन सा है ये, अच्छा ठीक। सो बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट्स मन में रहते हैं स्टूडेंट्स के, लाइक करंट अफेयर्स कहाँ से करे क्या नहीं करे, प्रीलिम्स में रिवीजन कैसे करे। जैसे आज कोई बुक पढ़ ली है, अब कल डाउट डिलेमा रहता, कल रिवीजन करे या कोई नया सिलेबस पढ़े, ठीक है। न्यूज़पेपर कितना पढ़े, कौन सा पढ़े या नहीं पढ़े, डेली करंट अफेयर्स पढ़े, वीकली पढ़े, ईयरली पढ़े, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज कब करे तो कौन सा करे तो एक टेस्ट सीरीज करे कि 2 टेस्ट सीरीज करे, पास्ट ईयर के पेपर्स करे तो 10 साल के करे कि 15 साल के करे कि 25 साल के करे। इस तरह के बहुत n नंबर ऑफ कन्फ्यूजन इस एग्जामिनेशन में जो आपके आने वाले हैं, और इसको आपको ये करना है। मैं एक बेसिक बस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, एक साइकिल, जो साइकिल बेसिकली कोई भी यूपीएससी एस्पायरेंट जब इस एग्जामिनेशन में आएगा तो उसको इसी साइकिल को फॉलो करना है। साइकिल क्या है, पहले मैं आपको साइकिल बताता हूँ, फिर एक एक करके हम चीज़ों पर आएंगे। 26 का अटेम्प्ट लेके चलते हैं।
मई 26, ये 26 कुछ भी हो सकता है, ये 25 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है। कहने का मतलब है मई जब तुम्हारा क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद रफली 4 मंथ्स के बाद में मेंस। इसका हम लेके चलते हैं नवंबर, मान के चलते हैं अभी हम, ठीक है, अक्टूबर नवंबर जो भी रहेगा, 4 मंथ्स का गैप आपके पास रहता है। और फिर इसको ईयर एंड करके हम एक साल यहाँ आ जाते हैं और यहाँ हम स्टार्ट कर सकते हैं जनवरी से जनवरी 2026। समझ में आ रहा ना क्या कह रहा हूँ? कोई भी साल स्टार्ट हुआ, ठीक है, मान लो इस साल का स्टार्ट हुआ तो 6 मंथ्स का गैप होता है प्रीलिम्स के लिए, उसके बाद 4 मंथ्स का गैप होता है मेंस के लिए। मीन्स 6 मंथ्स 4 मंथ्स ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। बाकी बच गए हमारे पास कितने, 2 मंथ्स, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जून, मतलब ये जो प्रीलिम्स का 6 महीने का पहले का समय तुम्हारे पास में जो है, जो 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स। क्लियर है ये? समझ में आ रहा ना ये? जनवरी में तुम्हारा, जनवरी से तुमको, अभी ये जनवरी आया नहीं है, ये जनवरी अभी तुम्हारा टाइम है, 1 साल का टाइम है तुम्हारे पास में। तो करना क्या है, ये जो लास्ट का 3 महीना होता है प्रीलिम्स के पहले, वो एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स को दिया जाता है। एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स मतलब जो बच्चे अभी देने वाले हैं 25 में, उनको प्रीलिम्स के अलावा और कुछ तो पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है। और उसके पहले के जितने मंथ बचे, इस मंथ में आपको सब कुछ अपना ख़त्म करना है, चाहे वो मेंस का सिलेबस हो, चाहे आपका ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो। कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स के 6 महीने पहले तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। सिलेबस खत्म होने का मतलब क्या हो गया, प्रीलिम्स भी खत्म हो जाना चाहिए, मेंस भी खत्म हो जाना चाहिए और ऑप्शनल भी खत्म हो जाना चाहिए। तुम्हारा अटेम्प्ट ईयर वही होगा। बच्चे जब पहली बार आते हैं, मैं कहता हूँ वर्ल्ड का सबसे भी जीनियस स्टूडेंट होगा तो भी उसको यूपीएससी क्रैक करने में 3 साल का टाइम लगेगा, 2.5-3 साल का। क्यों लगेगा? क्योंकि तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट होगा इस जैन से, और इस जैन में रिवीजन कब स्टार्ट होगा, जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया रहेगा। ये सिलेबस खत्म करने में कितना समय लगेगा, 1 से 1.5 साल, और इस एग्जामिनेशन साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, 1 साल, यानी टोटल कितना हो गया, 2.5 साल का ये साइकिल चलेगा। तो जब तुम इस एग्जामिनेशन में आते हो तो तुम आइंस्टीन का भी दिमाग लेकर के आए हो, तब भी तुमको 2.5 साल लगेगा रैंकर बनने में, जिस दिन तुमने एग्जामिनेशन तैयारी की है। आ रही बात समझ में? यानी जो बच्चे अगले साल देने वाले हैं, तुम्हारा टारगेट अभी होना चाहिए किसी भी तरह से ऑप्शनल का सिलेबस तुम बीच में कभी खत्म करो, कल स्टार्ट कर लो, जीएस का मेंस खत्म करो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करो। जब जनवरी आएगा, ये जो 3 महीने मैंने लिखा है, इस 3 महीने में तो मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों पढ़ना है, लेकिन रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर पढ़ना है तुमको एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स और मेंस का ये जो पीरियड है 4 मंथ्स, इस पीरियड में कोई नया सिलेबस पढ़ा नहीं जाता है। इस पीरियड में केवल किया जाता है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। यानी कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप है, दैट इज गोइंग फॉर ऑप्शनल रिवीजन, जीएस मेंस रिवीजन, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज एंड जीएस मेंस टेस्ट सीरीज। ये कब हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा ना, रिवीजन तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया रहेगा। अब सिलेबस कब खत्म होना चाहिए? अगर तुमने मई तक सिलेबस खत्म किया तो अगेन तुम इस साइकिल में फंस जाओगे, क्योंकि अगर तुम मेंस तक सिलेबस खत्म कर रहे हो, इसका मतलब प्रीलिम्स के लिए तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये साइकिल समझ में आ रहा है? इसी साइकिल को तुमको दिमाग में बैठा करके, बहुत ब्रॉड लेवल का मैंने साइकिल बताया, मैं इसके निटी ग्रिटी में आने वाला भी एक एक करके, बट ब्रॉड लेवल पे अगर तुम समझो तो बिल्कुल कहानी अगर पीछे से स्टार्ट करे तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक भी सिलेबस तुम्हारा बाकी नहीं होना चाहिए। और कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अरे एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा तब फिर एथिक्स खत्म करेंगे, प्रीलिम्स हो जाएगा तब उसके बाद ऑप्शन खत्म करें। नहीं, यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस यू हैव टू फोकस ओनली ऑन मेंस टेस्ट सीरीज। ठीक है?
और सेम ये जो 6 मंथ्स हो गया, इसके पहले भी तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो तुम इस साइकिल में फंस के रह जाओगे। ये क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ये स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैंने डिकोड किया है टॉपर्स के माइंड को, लगभग सारे रैंकर्स इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। अगर इसमें क्या होता है, मैसअप हो जाता है लास्ट में जब तुम्हारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आएगा, तो होगा क्या, तुम सब पढ़ाई कर रहे हो, मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में देखता हूँ सब पढ़ रहे हैं, सब तरफ सब पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो होता क्या, 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था पिछले बार, एपियर कितने हुए? 5 लाख, यानी 6-7 लाख बच्चे तो एपियर होने से पहले ही उन्होंने क्या किया, सरेंडर किया। अब वो जो 5 लाख बच्चे बैठे हैं उसमें कंपटीशन 50,000 में ही है, क्योंकि 50,000 बच्चे ऐसे होते हैं लगभग जिनका सिलेबस खत्म हुआ रहता है, ठीक है। पहले तो ये साइकिल की बात हो गई। ये रिवीजन, ठीक है। रिवीजन कैसे किया जाता है, ये इस पे फोकस है, एक्सक्लूसिव फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये मैंने बनाया है उनके लिए जिनको अभी देना है प्रीलिम्स 2025 में, ठीक है। 90 डेज का रिवीजन प्लान, रिवीजन कैसे किया जाता है, यही सेम आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। और अगर आपको सिलेबस भी कवर करना है, यानी रिवीजन नहीं करना है, जिनको 2026 में कवर करना है, उनको भी ये स्ट्रेटेजी लेकर के चलनी है। इसमें खास बात क्या, तुम देखो प्रीलिम्स का जो पेपर है उसको रफली 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये ग्रुप 1, हिस्ट्री इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर ग्रुप 2, साइंस इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक ग्रुप 2 एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर ग्रुप 2, ठीक है। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का क्या कॉम्बिनेशन है, ये जो 3 सब्जेक्ट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये ऑलमोस्ट 65% सिलेबस कवर कर जाते हैं, ठीक है ना, 60-65। यानी इस 3 पे तुमने कमांड किया तो तुम्हारे चांसेस है, अगर एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई तुम्हारी, तो चांसेस एक प्रीलिम्स तुम 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे क्वालिफाई कर सकते हो, अगर नीचे वाला का एक तुमने ब्रॉड एक बस एंगल लेके तुम चले तो, ठीक है। पहला लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक क्या है, ये तीनों सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनका सिलेबस बहुत डिफाइंड है। कोई तुमसे यूएस का डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच हैज बीन गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सिलेबस ऑफ पॉलिटी इज वेल डिफाइंड, इट्स फिक्स्ड। सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी इज अगेन वेल डिफाइंड, फिक्स्ड, इसका सिलेबस भी फिक्स है। नीचे वाले जो चीज़ हो गया, इसका सिलेबस बहुत वेग है, बहुत भागता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अभी बायो में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में ना के बराबर आते हैं, लेकिन तुम इससे भाग नहीं सकते। हो सकता है किसी वाली यूपीएससी फिजिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन डाल दे, केमिस्ट्री पे ज़्यादा डाल दे, ठीक है ना। अगेन साइंस एंड टेक, ये भी सिलेबस इसका बहुत एक्सपांडेड है। साइंस एंड टेक की कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। सेम चीज़ है जैसे कि 2 साल पहले यूपीएससी ने क्या किया कि एग्रीकल्चर के ऊपर में 10-12 क्वेश्चन पूछ दिए एक ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो ये एकदम लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो पहला तो ये लॉजिक है कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, सिलेबस डिफाइंड है। दूसरा लॉजिक ये है कि जब भी तुम रिवीजन करो या सिलेबस कवर कर रहे हो तुम अपना, तो तुमको एक पेपर उठाना है ग्रुप 1 से, एक पेपर उठाना है ग्रुप 2 से। एक दिन में हमेशा 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर तुम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुम शाम होते होते फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे, तुमको बहुत बोर करेगा, तुमको एकदम फटीग स्टेज आएगा, फिर मन करेगा रील्स देख ले, कौन साड़ी पहनी हो टाइप का रील्स आजकल आ रहा है, तो उसमें तुम्हारा दिमाग जो है इधर से उधर क्या हो चला जाएगा। वो ऐसा नहीं करना है। फटीग स्टेज से बचने का तरीका क्या है, जब तुम सुबह उठते हो एंड व्हेन यू स्टार्ट योर डे, स्टार्ट विद द कोर सब्जेक्ट विच इज़ देयर, कोर सब्जेक्ट, या तो पॉलिटी उठा लो या ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स। और सेकेंड हाफ में मीन्स जब तुम्हारा फर्स्ट हाफ का बैटरी धीरे धीरे डाउन होना चालू होता है, सेकेंड हाफ में इधर से कोई सब्जेक्ट उठाओ।
अब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में कैसा लेना है, अगर पॉलिटी उठाते हो तो पॉलिटी के साथ में तीनों में से कोई भी उठा लो चलेगा, लेकिन ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट मत उठाओ, क्योंकि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट कैसा सब्जेक्ट है, एक जैसा है, अगेन तुम्हारा वो फटीग को और बढ़ाएगा। तो इसको इकोनॉमिक्स के साथ डालो तो क्या होता है कि हम साइकोलॉजिकल है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे सुबह से शाम तक, बजट पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू डिफिसिट पढ़ रहे हैं, प्राइमरी डिफिसिट पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के बाद जब हम एग्रीकल्चर में आते हैं तो अपने आप मेरा माइंड क्या कहता है कि ठीक है, हम उसको क्या ग्रास्प करने के लिए क्या है, रेडी है। तो हमेशा जब तुम कॉम्बिनेशन उठाते हो तो ऊपर में से एक उठा लो और नीचे वाले में से एक उठा लो, ठीक है। जब रिवीजन का टाइम आता है, अब तुम यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट इंडिया के सारे आईआईटीएंस बैठते हैं, सारी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स बैठते हैं, ठीक है ना, डीयू के टॉपर्स बैठते हैं, रांची यूनिवर्सिटी तो मतलब नैक की रैंकिंग में, एनआरएफ की रैंकिंग में दूर दूर कहीं है भी नहीं, मेरे ख्याल से टॉप 50 में भी नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर टॉप 10 यूनिवर्सिटी के भी रैंकर्स क्या होते हैं उसमें एग्जामिनेशन में बैठते ही बैठते हैं। तो क्या वजह है कि केवल और केवल कट ऑफ जो है वो 50% जा रहा है, 100 में से जिसने 50 क्वेश्चंस कर लिए वो क्वालिफाई कर जा रहा है। वजह क्या है? वजह एक ही है, रीडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट कंसोलिडेशन ऑफ सिलेबस एंड रिप्रोडक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तुमने कितना पढ़ा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स तुमको याद है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स याद है, वो सब ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन की जब बारी आएगी तुमको वहाँ पर वो याद आना चाहिए, और वो याद बहुत इतने कम बच्चों का आता है कि कट ऑफ कितना जा रहा है, केवल 50%। हार्डली कट ऑफ एक दो बार यूपीएससी में 115 114 गया है, वो भी 114 115 में तुम एक चीज़ देखो, स्टूडेंट जो क्वेश्चन कर रहे हैं कम से कम 15 क्वेश्चन गेस मारते हैं, 20 क्वेश्चंस, उसमें से 5-10 सही होता है। यानी एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन होगा बताओ, 40% एक्यूरेसी। और यहाँ एक और ख़ास बात तुम देखो, जैसे अगर मैंने तुमसे पूछ लिया ये ऑप्शंस है, आर्टिकल 14, 21, 17, 25, और यहाँ मैंने ऑप्शंस दिए, तो एक वे याद आ जाता है, 17 अनटचेबिलिटी है तो हम मार्क कर लेते हैं। यानी प्रीलिम्स में तब भी मेमोरी कम चाहिए मेंस के कंपैरिजन में। मेंस में अगर मैंने तुमसे पूछा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखो, आता है तो तुम लिखोगे, नहीं आता है तो तुम नहीं लिख पाओगे, लेकिन यहाँ पर वैसा केस नहीं है। यानी जहाँ पर एक्यूरेसी इतनी ज़रूरत है, इतना कम सिलेबस भी है, और एक और है कि हमारे पास ऑप्शन पहले से दिए हुए हैं, फिर भी कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, 40%। यानी कि 13 लाख के क्राउड में केवल 13,000 बच्चे ऐसे हैं जो 40% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है कि रिवीजन को तुम जो है टाइम ही नहीं देते। मतलब तुम पढ़ रहे हो, अभी मैं तुमसे बोलूँगा काका काका लिखने के लिए तो तालबे सा वो सब में भूल जाओगे, कौन सा सा कौन सा। मैं अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ तो मुझे भी कंप्यूटर देखना पड़ता है अभी, क्योंकि आई एम नॉट इन प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस में नहीं है तो अब बोलना पड़ता है संसार का सा, तो शलगम का वो। क्यों ऐसा? बिकॉज आई एम नॉट इन प्रैक्टिस। सो रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस टू दिस एग्जामिनेशन। माइंडलेस, एकदम एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू रिवीजन। अब रिवीजन के कई तरीके हैं, ठीक है, मैं एकदम जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तुम में से कोई क्या तरीका अपनाता? रिवीजन तुमने आज तक किया है क्लास में? तुमने किया रिवीजन? कैसे करती हो बताओ? कैसे रिवीजन करती हो? पढ़ के, लिख कर। और कोई बताओ रिवीजन कोई कैसे करता है? रिवीजन कैसे करता का मतलब ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं कि उसको रिवाइज कैसे करते हैं, मतलब स्ट्रेटेजी क्या है तुम्हारी। मान लो कि तुम्हारा पॉलिटी आज खत्म हो गया, कितने दिन के बाद रिवाइज करती हो? मान लो आज तुम्हारा पॉलिटी खत्म हो गया, इस पॉलिटी को तुम कितने दिन बाद टच करोगे? वो तो डेली रिवीजन हो गया। और फिर जैसे कि 2-3 पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको धीरे-धीरे उसका टारगेट बनाते कि कितना कितना कंप्लीट करते जाना, मतलब हर दिन कितना कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ऐसे तुम फॉलो करती हो? ठीक है। एनीवे, सो रिवीजन के अगेन बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग क्या होता है, डेली रिवीजन की बात नहीं कर रहा, वो तो तुमको करना ही करना है, मतलब क्लास में पढ़ा उसको जाके रिवाइज करना है घर में, वो रिवीजन में नहीं आया। रिवीजन का मतलब सिलेबस कंसोलिडेशन,
ख़त्म हो गया। मान लो कि आज तुम्हारा साइंस एंड टेक चल रहा है और पॉलिटी ख़त्म हुआ है 3 महीने पहले, तो आज तुम पॉलिटी को टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, यही कहता है रिवीजन। ठीक है ना। तो मैं उस पर आ रहा हूँ। तो इसमें बहुत बड़ा स्टूडेंट का डिलेमा है। क्यों डिलेमा है? आज मान लो तुम्हारा साइंस एंड टेक चल रहा है और पॉलिटी तुम्हारा कवर हो गया 3 महीने पहले, तो आज तुम शाम में साइंस एंड टेक पढ़ोगे कि तुम पॉलिटी पढ़ोगे? अब तुम्हारा माइंड क्या कहता है कि मेरे पास समय भी तो कम है, टाइम तो 24 आवर्स ही है, तो तुम क्या करोगे? ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस एंड टेक ही पढ़ेंगे क्योंकि वो करंट अभी चल रहा है। और धीरे 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 एक ऐसा समय आएगा जब तुम पॉलिटी का बुक उठाओगे तो तुमको लगेगा कि दिस इज एज गुड एज रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सिर्फ वेग मेमोरी के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है और तुम ग्राउंड जीरो पे आ जाओगे फिर। ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ तुमको कि अगर तुम वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन नहीं भी करते हो तो कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस प्लान को अगर फॉलो करो तो तुम्हारा रिवीजन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। दिस इज 90 डेज प्लान फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इसमें 3 लेयर का रिवीजन है। 3 लेयर का रिवीजन कैसे होगा मैं इसमें समझाता हूँ तुमको। लेकिन ये किन के लिए है? जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है। तुम्हारा सिलेबस अभी जिनका खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारे लिए साइकिल कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट ईयर ये। ठीक है। लेकिन तुमको ये माइंड में क्यों रखना है अभी? क्योंकि तुम इसको माइंड में रखोगे तब तुम जब कुछ पढ़ रहे होगे तुमको मालूम होगा कि नेक्स्ट ईयर मैं इसको यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ फिर से। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। मैंने जैसा बताया कि एक सब्जेक्ट यहाँ से लेना, एक सब्जेक्ट यहाँ। टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट्स हो गए। एक सब्जेक्ट मान लो तुमने इसको उठाया, 15 डेज 15 डेज 15 डेज 45 डेज 15 डेज रखना है तुमको रिवीजन करने के लिए करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पे आऊंगा मैं थोड़ा अगले स्लाइड पे। ठीक है। यानी 60 डेज का तुम्हारा ये जो प्लान रहेगा, 15 15 15 और 15 60 डेज, 2 मंथ में तुम्हारा कौन सा रिवीजन होगा? पहला रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन इज ऑफ 60 डेज प्लान। सेकेंड रिवीजन तुम्हें सेम चीज जो तुमने इन दोनों को 15 दिन दिया था, सेकेंड रिवीजन में कितना देना है? 7 डेज। 7 डेज 7 डेज और 7 डेज, टोटल 21 डेज। ठीक है। और लास्ट का जो तुम्हारा वीक बचेगा प्रीलिम्स के 1 हफ्ता पहले, उसमें 6 दिन, प्रीलिम्स के 1 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ाई करना है। उसमें अगेन ये रिवीजन चला जाएगा 2 डेज 2 डेज और 2 डेज। 3 लेयर रिवीजन के बाद में जब तुम एग्जामिनेशन में बैठोगे तो 100% जब क्वेश्चंस आएंगे तुमको ये याद आ जाएंगे क्योंकि तुमने 3 बार उसको क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है? कोई बता सकता है कि 15 डेज के बाद में 7 डेज कैसे हो जाएगा, 2 डेज कैसे हो जाएगा? ये बताओ। हाउ कम? अगर पहली बार रिवीजन में 15 दिन लग रहे हैं तो दूसरी रिवीजन में 7 दिन लगेगा क्या? क्यों? नोट्स पे आएंगे। अगेन अंडरलाइन का सारा गेम है जब हम अंडरलाइन करते चीज़ों को। ठीक है ना। जब तुम ये फर्स्ट रिवीजन मारोगे तो जैसे मान लो तुमने बुक उठाया एम लक्ष्मीकांत जिससे तुम पढ़ रहे हो, तो एम लक्ष्मीकांत में तुम क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। तो मान लो 100 वर्ड्स है तो अंडरलाइन कितने वर्ड्स में होगा? 70। ठीक है। 70 100 मान लो लक्ष्मीकांत है उसमें 70 वर्ड्स में अंडरलाइन तुम कर दोगे। ठीक है। जब तुम सेकेंड ये फर्स्ट रीडिंग में, ओके, मतलब फर्स्ट रीडिंग यानी सिलेबस कंप्लीट से पहले। लेकिन जैसे ही तुम फर्स्ट रिवीजन में आओगे तो अंडरलाइन कितना हो जाएगा? 50। कोई एक हो सकता है अलग पेन से करो। सेकेंड रीडिंग में ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 25 और थर्ड में ऑलमोस्ट 5% पे आकर के रुक जाएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो रैंकर्स का अगर तुम नोट्स उठाओगे, जो नोट्स वो शेयर करते कई बार एग्जामिनेशन में, तो उसमें अलग अलग तरह के पेन मार्किंग होते हैं। सबसे पहला रीडिंग में एक पेंसिल से मार्क हो गया। रिवीजन 1 ब्लैक पेन से मान लो मार्क, तो रिवीजन 1 में पेंसिल वाले से कम हो जाएगा ब्लैक पेन। रिवीजन 2 रेड पेन। रिवीजन 3 एकदम ग्रीन पेन, बिल्कुल एकदम टॉप हाईलाइट, जिसको बस 2 दिन में ऐसे पलटा और वो क्लिक करता है कि क्या मेरा क्या नहीं करना है। तभी जाकर के तुम इस एग्जामिनेशन में आकर के अटकोगे और तुम्हें यहाँ पर क्लिक करेगा और तुम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे। इज इट क्लियर? ठीक है।
ये तुम अभी फॉलो नहीं कर सकते हो, लेकिन जो इस साल प्रीलिम्स देने वाले उनके लिए है। कन्फ्यूज़न इसको बाद में देखते हैं कि तुम्हारे क्लास में ज़्यादातर बच्चे हैं। करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स तुम लोग कैसे कर रहे हो, कोई बताओ। कौन बताएगा? हाँ बताओ। एसी बंद क्यों किया है? एसी ऑन करो। हाँ बोलो बोलो। ओके। और जो मेन पॉइंट पेपर में मिलता है उससे भी याद हो जाता है, और एनालिसिस में भी कुछ तो मिल जाता डेली एनालिसिस और न्यूज़पेपर और कुछ नहीं। और बताओ पीछे से कोई। अरे करंट अफेयर्स कर रहे हो तुम लोग ना, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो करंट अफेयर्स में? इसमें सबसे बड़ा डिलेमा क्या है? करंट अफेयर्स कितना पढ़ें और कितना नहीं पढ़ें, ठीक है। अगर मार्केट में जाओगे तुम करंट अफेयर्स कैसे करें, तो करंट अफेयर्स में तुमको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एक डेली न्यूज़पेपर, एक जैसा इसने कहा कि डेली न्यूज़ एनालिसिस, एक डेली का पीडीएफ, एक वीकली पीडीएफ, एक मंथली मैगजीन, ईयरली मैगजीन, स्पेसिफिक मैगजीन, टॉपिक वाइज मैगजीन्स, सीए पे, ट्रम्प पे, टॉपिक वाइज, ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा टीवी। करते करते अगर तुमने इतना सब कुछ किया तो तुम पूरी लाइफ जो है करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहोगे। अगेन ये भी एक डिलेमा है, ठीक है। हाँ तुमको आता है ऑन करना? अच्छा ठीक है। ठीक है। अगेन जो लोग 26 में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए, और जो भी 25 में दे उनके लिए मैं अलग बताऊंगा, ठीक है ना। इतना सारा जार्गन्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं तुमको लॉजिकली प्रूव करूंगा और तुमको अपने आप सोचना है कि वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। जो 26 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, 27 में देने वाले उनके लिए डेली न्यूज़पेपर, this is something which is must. It has no options, no alternative. ये तुमको करना ही करना है, ठीक है। अब जैसे कि हिंदी में क्या चलता है? जनसत्ता चलता है ना। इंग्लिश में चलता है हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। अगर तुम्हें न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह से, तो समझ में तुमको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ख़त्म अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर क्लास में कितने लोगों का साइंस इंटेक हो चुका है? सिर्फ एक ही बच्चे का साइंस इंटेक हुआ, बाकी का नहीं हुआ है। अगर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गवर्नमेंट कोई नोट लेकर के आएगा तो तुम्हें अभी वो समझ में कम आएगा, लेकिन जब साइंस इंटेक हो जाएगा तो समझ में वो पूरा आने लगेगा। पॉलिटी कितने बच्चों का हो चुका है? पॉलिटी सबका हो गया। जैसे पॉलिटी जिन बच्चों का हो गया है, अगर तुमने देखा होगा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हुआ तो उसके सारे आर्टिकल्स तुम्हारे समझ में आएंगे। लेकिन जिनका पॉलिटी कवर नहीं हुआ है उसके समझ में नहीं आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। तो बच्चे क्या होते हैं, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है तो उनको लगता है कि मैं ही एक गधा हूँ, बाकी सब लोग सब जो बहुत ज़्यादा होशियार है, और वो फंसते हैं फिर डेली करंट अफेयर्स या फिर डेली न्यूज़ एनालिसिस में। इसमें तुमको नहीं फंसना है, ठीक है। अगेन मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग अपना ओपनिंग रिमार्क्स, प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। ये सही बात है कि अगर तुम यहाँ से लेकर के 15 तक ये सब कुछ करो तो तुम करंट अफेयर्स के बॉन्ड बन सकते हो, तुम हो सकता है शशि थरूर बन जाओ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपनी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि इतना ही तक पढ़ना, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से कई बच्चे नोट्स निकालते हैं, नोट्स निकालने की ज़रूरत न्यूज़पेपर से नहीं है। क्यों नहीं है उस पर भी मैं आ रहा हूँ, क्योंकि तुम जो न्यूज़पेपर से नोट्स निकालते हो
वही काम कोचिंग वाले करते हैं और वो मंथली कंपाइलेशन लेकर के आते हैं। तो तुमको मंथली कंपाइलेशन पढ़ना है, अपने से नोट्स उसका तुमको नहीं निकालना है, ठीक है। तो तुम्हारा नेक्स्ट जो होना चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन। अब डिलेमा बच्चों में क्या आता है, कई को मैंने देखा वो बोलते हैं कि सर जब मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इसका लॉजिक सिंपल सा है, जब हम मंथली डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो साइकोलॉजिकली क्या होता है, वो वर्ड्स हमारे दिमाग में बॉम्बार्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि मैंने आज न्यूज़पेपर खोला और वहाँ पढ़ा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने वक्फ बोर्ड के बिल को पास कर दिया है। इतना ही पढ़ा मैंने न्यूज़पेपर में। एक महीने बाद जब मेरे पास मंथली मैगजीन आएगा तो जैसे ही वो टॉपिक मेरे सामने दिखेगा, जेपीसी पास्ट वक्फ बोर्ड, तो मेरा अटेंशन तुरंत वहाँ जाएगा और ग्रास्पिंग पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। वहाँ पर फिर डिटेलिंग पढ़ेंगे, व्हाट इज़ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, व्हाट इज़ वक्फ बोर्ड, और सारा का सारा डिटेलिंग वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि डेली न्यूज़पेपर अगर तुम कर रहे हो तो मंथली करंट अफेयर्स इज एक्सीलेंट। ये सब डेली एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है, डेली करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वीकली की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक बेस्ड की ज़रूरत नहीं है। ईयरली जो आता है, पीटी 365 जैसे विजन निकालता है या जीएस स्कोर निकालता है, शंकर आईएएस वाले निकालते हैं। अगर तुमने मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा है तो अगेन इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साल के एंड में तुम्हारे पास में 12 से 15 बुकलेट्स होंगे, उसी के बेसिस पर तुमको एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई करना है। ईयरली इकोनॉमिक सर्वे ये तुमको ऐड करना है, बस इसका सिर्फ तुम्हें जिस्ट पढ़ना है। बहुत सारे कोचिंग वाले इसका जिस्ट निकालते हैं, जीएस स्कोर का जिस्ट अच्छा रहता है, उसको फॉलो कर सकते हो, विजन का भी जिस्ट अच्छा रहता है। इंडिया ईयरबुक ये भी तुमको करना है, ये साल में एक बार है। ऑल इंडिया रेडियो नहीं करना है। अब सवाल ये है, कई के मन में आता है कि अगर ऑल इंडिया रेडियो नहीं करना है तो कोचिंग में जब भी हम यूट्यूब में जाते हैं तो क्यों वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो का एनालिसिस पड़ा होता है, कोचिंग वाले बेवकूफ़ है क्या, इतना बड़ा कोचिंग चला रहे हैं। नहीं, देखो क्या होता है, एक वक्त था जिस समय ये न्यूज़पेपर्स रूरल एरिया में नहीं पहुँच पाते थे, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार में इंटरनेट नहीं था, तो वहाँ पर गांव में बैठा हुआ आदमी जो तैयारी करता था वो क्या किस चीज़ से सुनेगा, वो उसका ऑप्शन होता था ऑल इंडिया रेडियो। अब जो उस समय क्वालिफाई कर गया, फादर जो आईएएस बन गया, वो अपने बेटे से पूछेगा करंट अफेयर्स में ऑल इंडिया रेडियो नहीं पढ़ रहे हो, बोलेगा नहीं पापा, अरे वो तो बहुत ज़रूरी होता है। तो गूगल में सर्च मारेगा ऑल इंडिया रेडियो कंपाइलेशन, तो वो डेटा जाएगा कोचिंग के पास। आप बोलेंगे कि यूपीएससी के एस्पिरेंट क्या ढूंढ रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो का एनालिसिस, तो निकालो और डालो। तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर तुम द हिंदू रोज पढ़ रहे हो, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो ऐसा कौन सा न्यूज़ है जो ये ऑल इंडिया रेडियो बता देगा? ये कौन सा न्यूज़ बता देगा, तो मुझे बताओ जो इसमें नहीं रहेगा। न्यूज़पेपर को तुम अंडरलाइन नहीं कर सकते, वो बहुत बल्कि हो जाता है। न्यूज़पेपर से नोट्स निकालना भी बहुत बल्कि काम है, मतलब तुम्हारा बहुत बड़ा टाइम उसी में चला जाएगा। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स अंडरलाइनिंग कहाँ करना है, मंथली करंट अफेयर्स में करना है। तो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन तुम सब फॉलो करते होगे, जो भी कोचिंग का करो, स्टैंडर्ड कोचिंग से करो, तो वहाँ पर तुम जब जाओगे तो सारा डिटेलिंग वहाँ पर होता है, वहाँ अंडरलाइन करो। तुमको लगता है कि डेली न्यूज़पेपर और मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो इससे गायब हो जाएगी, नहीं होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वीकली करंट अफेयर्स, इसमें क्या क्या होगा, एक टॉपिक डिस्कस किया होगा, मान लो वक्फ बोर्ड या यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में पास हो गया। तुमको नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड और यूनिफॉर्म सिविल कोड के आर्टिकल तुमको हिंदू में मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में मिलेंगे, और डेली कर जो मंथली में भी वो रहेगा। तो तुम ये जो कर रहे हो, ये क्या है, टाइम का किलिंग है, वेस्टेज के अलावा और कुछ नहीं है। इतना टाइम तुम्हें किस में लगाना है, सिलेबस कवर करने में। वो सिलेबस बहुत बड़ा है, मैसिव सिलेबस है, ठीक है। डेडिकेटेड कोर्सेस अगेन आपको रिकमेंडेड है। अगर आपके अंदर क्लासरूम का कीड़ा है, मतलब कुछ बच्चे कैसे होते हैं, बिना कोचिंग के वो कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको हर चीज़ के लिए कोचिंग चाहिए, तो अलग केस है तुम्हारा। लेकिन
तुम्हारा ऐसा स्टाइल है कि नहीं तुम कुछ कोर्सेज सेल्फ स्टडी भी करना जानते हो, तो कोई करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेट कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। संसद टीवी डिबेट्स अगेन टोटल कट, कोई मतलब नहीं है। मैगजीन्स में अगर तुम लेते हो तो मैगजीन्स में फेमस फ्रंटलाइन, इकोनॉमिक वीकली, कोचिंग मैगजीन्स, अगेन अगर तुमने मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा है तो कोचिंग मैगजीन भी तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। योजना यू कैन ऐड, पर योजना का तुम्हें जिस्ट पढ़ना है, ओनली जिस्ट, ठीक है। ये जिस्ट कितने देर में खत्म हो जाएगा? 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। और एक्सक्लूसिव पब्लिकेशन करंट अफेयर्स के ये सब टोटल रबिश है। देखो तुम बात को समझो, अब तुम्हारे मन में, मैंने कई लोगों को समझाया तो उनके मन में क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं कि ये जो डेली करंट अफेयर्स है, कुछ कुछ चैनल्स खास करके स्टडी IQ हो गया, अनअकैडमी हो गया, वहाँ पर चैनल्स के एनालिसिस लिखे रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इट्स इकोनॉमिक्स। अगर 13 लाख बच्चे UPSC का फॉर्म भर रहे हैं, मतलब ड्रीम कितने के माइंड में है? 50 लाख कम से कम भर रहे हैं, 13 लाख। तो जो व्यूअर्स हैं एक्चुअल में वो ऐसे लोग हैं जो कि एग्ज़ाम शायद देंगे भी नहीं, इसलिए व्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखते हैं। 1 मिलियन व्यू, 10 मिलियन क्यों दिखता है? क्योंकि उनका मेन क्राउड वो लोग हैं जो UPSC ड्रीम ज़्यादा करते हैं, या UPSC से फैसिनेशन है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स वहाँ पर शूट करता है, इसलिए ऐसी चीज़ें डाली जाती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कोई भी टॉपिक उठाओ, एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तुम इसको कहाँ कहाँ पढ़ोगे मैं तुमको बता देता हूँ। पहले क्लास नोट्स, जब M लक्ष्मीकांत या कोई टीचर पढ़ाने आएगा यहाँ पर, तो तुमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताएगा, उसमें वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा करेगा, क्योंकि एक डायरेक्टिव्स है 44, ठीक है। तुम उसके बाद इसको पढ़ोगे बुक में, वहाँ भी आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बाद हिंदू में कवर होगा न्यूज़पेपर, हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर करंट अफेयर्स मैगजीन आ गया। फिर कहाँ पढ़ोगे बताओ? टेस्ट, टेस्ट में कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन आएगा 30 टेस्ट में। और कहाँ पढ़ोगे बताओ? पास्ट ईयर क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6, जो तुम 6 जगह पढ़ोगे वो करंट अफेयर्स एनालिसिस में ऐसा क्या बता देगा? कुछ भी ऐसा बताने वाला वो नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी सोर्सेस का क्या बल्क बहुत। यानी मैं इसको अगर सम अप करूं, सो डेली न्यूज़पेपर इज मस्ट, प्लस मंथली मैगजीन्स, और जो ये साल में एक बार जो कोर्सेस आते हैं, ऑल इंडिया ईयर बुक, जिस्ट, इकोनॉमिक सर्वे, बजट जो ईयरली है, और एक ये योजना मैगजीन, बस इतना ही को पढ़ के अगर तुमने ठीक से कंसोलिडेट किया तो तुम्हारा करंट अफेयर्स यहीं से हो जाना है। कुछ करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें करंट अफेयर्स नहीं आता है तो तुम वेट करो, सही समय पे तुम्हें वो आ जाएगा। अगर मान लो मैं आज पढ़ाना चालू करूँ करंट अफेयर्स, कोई भी टॉपिक, मान लो मैं ट्रंप की पॉलिसी पढ़ाना चालू करूँ, अब मैं लिख दूँ कि हाउ ट्रंप इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, कई लोगों ने वर्ल्ड ऑर्डर पहली बार सुना होगा, तो तुरंत से यूट्यूब में जाएंगे तो वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर करंट अफेयर्स के आ जाएंगे। नहीं, तुम ख़त्म तो होने तो इंटरनेशनल अफेयर्स का क्लास, IR जब खत्म होगा यहाँ पर तो वर्ल्ड ऑर्डर तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, डोंट बी इन पैनिक। करंट अफेयर्स में यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जो लोग इस बार 25 में प्रीलिम्स देने वाले हैं, अगर उन्होंने करंट अफेयर्स कुछ नहीं किया है तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेड है, ईयरली करंट अफेयर्स। सबसे अच्छा तो अभी विजन का है PT 365, जो कि 1 साल का कंपाइलेशन है। पर PT 365 मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं। तुम्हारे मन में अगर है कि नहीं नेक्स्ट ईयर मैं कंपाइलेशन पढ़ लूँगा, तो अगेन तुम गलत हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम हर महीने करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वो मल्टीपल बार आता है। अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लो, उत्तराखंड ने पास किया अभी दिसंबर में तुमको मिल जाएगा वो। फिर मान लो कि महाराष्ट्र ने पास कर दिया अप्रैल में, तो महाराष्ट्र में अप्रैल में फिर से मिलेगा, 2 बार तुम्हें मिल गया।
लेकिन अगर तुम ईयरली मैगजीन फॉलो करोगे तो उसमें यूनिफॉर्म शेड्यूल कितनी बार होगा, एक बार, तो तुम उसको मेमोराइज नहीं कर पाओगे ढंग से। जब कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स आती है तभी हम उसको क्या कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। क्लियर है ये? एनी क्वेश्चन ऑन दिस करंट अफेयर्स? कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ भुवन, हाँ नमस्ते भुवन जी। बस बस ठीक है, ठीक है, बताइए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 2:30 बजे का तो ऑफिस ही है ना? हाँ अभी लेक्चर में है, लेक्चर चल रहा है मेरा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। टेस्ट सीरीज, द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट एंड द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। टेस्ट सीरीज तुम्हारे में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है अभी? किसने ज्वाइन किया? तुमको चाणक्य में आए कितने दिन हुए हैं? यहाँ सबसे पुराना स्टूडेंट कौन है? चाणक्य में तो यहाँ इन आउट कभी भी होता है ना, इसलिए पता नहीं चलता कब बैच स्टार्ट हुआ है ये। एनीवे फाइन। टेस्ट सीरीज तो में से किसी ने स्टार्ट नहीं किया है। ओके, टेस्ट सीरीज का नाम तो सुना है ना? क्या होता है टेस्ट सीरीज? ठीक है, टेस्ट सीरीज को लेकर के भी एक अलग ही मार्केट जो इंडिया में चल रहा है। अगेन तुम गूगल में, पहले क्या था ना, आज से 15 साल पहले लोगों को यूपीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। मुझे याद है मैंने बचपन में देखा था कि यूपीएससी करने के लिए स्नातक होना चाहिए, तो मुझे समझ नहीं स्नातक का मतलब क्या होता है, ढूंढना पड़ता है स्नातक मतलब क्या होता है, कोई बहुत बड़ी डिग्री है क्या है। लेकिन अभी अगर तुम डालोगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो चैलेंज होगा क्या उसमें कि तुम उसमें से क्या छोड़ो और क्या ग्रैस्प करो। यानी अभी चैलेंज क्या है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। टेस्ट सीरीज अगर तुमने डाला तो टेस्ट सीरीज में बहुत कन्फ्यूजन वाला मार्केट है ये। कोई कहेंगे तुमको आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कन्फ्यूजन होगा 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, 3 करो। कुछ में कन्फ्यूजन होगा कि टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज करो, एनसीईआरटी का सेक्शन करो, 50 टेस्ट वाला लो, 100 टेस्ट वाला लो, कब ले कब नहीं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मैं एक एक करके टेस्ट सीरीज के कन्फ्यूजन को क्लियर करता हूँ। पहले तुम समझो कि टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या है। ओके, सो टेस्ट सीरीज का पर्पस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेना और तुम्हें रैंक देना नहीं है। अगर तुमको ये लगता है कि टेस्ट लिखा, टेस्ट में रैंक मिल गया, हम चाणक्य में फर्स्ट आ गए, कोई पीछे से फर्स्ट आ गया तो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मेरा रैंक 2 आ गया तो इस बार का ऑल इंडिया रैंक 2 हूँ मैं, ये सब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बकवास, रबिश, एकदम सेंसलेस बातें हैं। टेस्ट सीरीज का पर्पस ही सिर्फ तुम्हारा है एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक को शार्पन करना। मैंने अभी तुमको बताया कि यूपीएससी में प्रीलिम्स के अलग स्किल चाहिए, मेंस के लिए अलग स्किल चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्किल को क्या करता है, शार्पन करता है। यानी तुम कितना ज़्यादा जो तुमने पढ़ा है उसको तुम कितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, यही इसका पर्पस है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि अगर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन जिस दिन होते हैं तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कई बार उनको लगता है नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग पिल्स लेना है, तो उसके बाद कल बस ना छूट जाए, कल ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और वहाँ पर जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे कई बार क्या होता है कि उनका शुरू का 5-10 मिनट ही एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। कई मैंने अच्छे से ब्राइट स्टूडेंट्स देखे कि बहुत अच्छे पढ़ने में, लेकिन वहाँ पर ऐसा सिली मिस्टेक करके आते हैं कि उसमें उनके 2-4 नंबर इधर उधर हो जाते हैं।
और तुमको चाणक्य के अंदर में ही आते आते लोग टकरा जाएंगे कि मेरा 2 नंबर से छूट गया, मेरा 3 नंबर से छूट गया। ऐसे लोग तुमको पूरे लालपुर में मिल जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर छूटने वाले हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं तो कहूँगा कि लाखों में उनकी संख्या है जो कहेंगे मेरा 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से मेरा छूट गया। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो MCQ सॉल्विंग का टेक्निक है, इसको टेस्ट सीरीज क्या करता है, शार्पन करता है। इसलिए टेस्ट सीरीज तुम्हें ज्वाइन करना ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑब्वियसली तुम्हारा डिसिप्लिन ये मेंटेन करता है। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्या होता है, बिल्कुल यही है। अगर मैं तुमको अभी कोई क्वेश्चन दूँ क्लास में, हो सकता तुम उसको सॉल्व कर जाओ, लेकिन जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो उस क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व तुमसे नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा तुमको। एक बार यूपीएससी में 2019 में क्वेश्चन था, राइट टू वोट, ये कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, नेचुरल राइट्स है। ठीक है, यह क्वेश्चन इतना गजब क्वेश्चन था कि उस साल मैं दो क्वेश्चन का एग्जांपल दूंगा तुम्हें। उस साल लगभग आधे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक तरफ थे, आगे आधे एक तरफ थे। यानी कि कंफ्यूजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स पे जाकर के फंस गया। कुछ ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कुछ ने कहा ये लीगल राइट्स है। और इस क्वेश्चन ने उस साल, जो मुझे याद है 2019-18 का क्वेश्चन है ये, कम से कम स्टूडेंट्स का 10 मिनट खराब किया। 10 मिनट इसलिए खराब किया है क्योंकि सब लोगों ने इसको ऐसे डाउट करके छोड़ा, स्टार मार्क डाल करके, और लास्ट में इसी से वो ये रहे। तो ये टेम्परामेंट जो है, कॉमन सेंस डेवलपमेंट, तुम जितना कम टेस्ट सॉल्व करोगे, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट नहीं है, यस और नो का क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट का एक क्लैरिटी मांग लेगा, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एक बार क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में मनरेगा के ऊपर कि मनरेगा के लिए भाई एलिजिबल कौन से लोग हैं। ठीक है ना, अभी का तो नहीं पता मुझे क्या क्राइटेरिया है। तो ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्या था कि गवर्नमेंट की स्कीम्स किसके लिए होती है, ST SC के लिए, गरीबों के लिए। पर मनरेगा में ऐसा क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं था। मनरेगा क्या, ओपन टू ऑल, तुम भी चाहते हो मुझे जॉब करना, मनरेगा का जॉब तुमको भी मिलेगा जा करके। तो उस साल भी ज़्यादातर लोगों ने किस पे टिक कर दिया, BPL पे टिक कर दिया था। पर सही आंसर था उसका एनी जॉबलेस मैन। तो कहने का ये मतलब है कि जितना ज़्यादा तुम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होता है, टेम्परामेंट जो है वो डेवलप होता है। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारी कौन सी स्ट्रैटेजी है ये तुम इससे निकाल सकते हो। क्या मतलब स्ट्रैटेजी का, जैसे मान लो कई सारे लोग क्या करते हैं, जब पेपर मिलता है उनको, तो पहला स्ट्रैटेजी क्या है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे, फिर डिसाइड करेंगे किसको क्या करना है। कई सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पलटेंगे, पॉलिटी का पहले किधर है, मेरा पॉलिटी स्ट्रांग है, मेरा ज्योग्राफी स्ट्रांग है, ज्योग्राफी का किधर है। कई सारे लोग क्या करेंगे, पहले पूरा कंफ्यूज कर जाएंगे, अब बोलेंगे अब मैं 100 नंबर से स्टार्ट करूँगा, पीछे से करना स्टार्ट करेंगे, और उनका पूरा का पूरा पेपर क्या हो जाता है, एकदम मेस्ड अप। लास्ट में उनको मालूम चल रहा है 70 क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन में जो है एंकी मैंकी लगा करके इधर गोला उधर गोला मार करके आ गए, और नंबर आया 0/0। ऐसा उसमें नहीं करना है। तो ये तुम्हारे लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, ये तुम टेस्ट सीरीज से निकाल सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस खत्म करके 1 साल के बाद तुम्हें टेस्ट ही लिखना है। तो अगर तुम इसमें बेस्ट नहीं हुए तो पूरा सिलेबस वो किसी काम का फिर तुम्हारा वो नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि तुमने पॉलिटी पढ़ा, तो बिल्कुल सिंपल तुम पढ़ोगे कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी ना आर्टिकल 19 में था, अब उसको 300A में डाल दिया गया है, इतना ही पढ़ा, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था। लेकिन क्वेश्चन एक आ जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। जब राइट टू प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वेदर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स, ठीक है ना, और ऑर्डिनरी राइट्स।
इस क्वेश्चन को करने के बाद तुम यहाँ कंफ्यूज करोगे जब इस क्वेश्चन में आओगे तो, यार ये तो समझ में आया था कि उसको 19 से उठा करके 300 ए में डाला गया था, लेकिन अब वो राइट कौन सा है, ठीक है ना। तो तुम जब इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे या सही करोगे और एनालिसिस में चेक होगा कि मैंने सही किया है, तब क्लैरिटी आ जाएगी कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है पूरा, और जब वो क्वेश्चन में सॉल्व होगा तो उसका जो क्लैरिटी है वो क्या होता है, आता है, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो शार्पन हो जाएगा। एल नीनो कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में तुमने समझ लिया, लेकिन जब तुम क्वेश्चन करोगे तब वो कॉन्सेप्ट कैसा हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एरियाज में क्या मतलब हो गया कि सिलेबस तो अगर तुम जब प्रीलिम्स दोगे तो तुम्हारे पास जो नोट्स आएगा वो 2000 पन्नों से ऊपर का हो जाएगा, 2000-3000 पन्नों का तुम्हारे पास नोट्स बुक से मिला के हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है और कौन सा एरिया तुम्हारा वीक एरिया है, ये कहाँ से मालूम चलेगा, तुम्हें टेस्ट सीरीज करके, ताकि तुम क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। 5 बजे डिबेट मुश्किल होगा, नहीं कुछ मीटिंग है मेरा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं बस टेस्ट सीरीज़ के लिए जो तुम्हें ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो टेस्ट सीरीज़ तुम्हें ज्वाइन करना ही करना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जो बच्चे फ्रेशर, मुझे तो तुम्हारी क्लास में सब लोग फ्रेशर ही लोग हैं, तुम लोगों को अपना जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो करंट ईयर का ज्वाइन करना है। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है वो टेस्ट सीरीज भी मार्केट से जेरोक्स लेकर के आ जाते हैं और पिछले साल का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। पहली बात है कि करंट ईयर का, यानी कि तुमने किसी कोचिंग का ज्वाइन किया टेस्ट सीरीज से, विजन आइज का ज्वाइन किया, प्रीलिम्स 2026 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। पिछले साल का टेस्ट सीरीज का बंच ला करके मार्केट से तुम कर रहे हो, तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, उसको नहीं करना है। करंट ईयर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनको बाकायदा टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करना है, कोचिंग का जा करके लेना है उनको। वो जेरोक्स करंट ईयर का भी नहीं लेना है, यानी एक बच्चे ने ले लिया उससे 10 ने जेरोक्स कर लिया, ऐसा तुमको नहीं करना है। ये फिनेंस यहाँ जो तुम्हारा जाएगा वो जाने वाला ही है, जो तुमको करना ही करना है। हाँ, जब तुम नेक्स्ट ईयर रिपीट करोगे, अगर जब तुम सीनियर प्लेयर बन जाओगे, तब ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की, तब तुमको टेलीग्राम से कोई डाउनलोड करके तुम घर में सॉल्व उसको कर सकते हो। लेकिन पहली बार जब जो बच्चे दे रहे हैं, क्योंकि उनको ज़रूरी है कि वो एग्जामिनेशन टाइप इन्वायरमेंट में टेस्ट को करे और उसको सॉल्व करे, ठीक है। कब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है? ज्वाइन ओनली आफ्टर सब्सटैंशियल कवरेज ऑफ सिलेबस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियल कवरेज ऑफ सिलेबस? डे 1 से टेस्ट सीरीज ज्वाइन तुमको नहीं करना है। अच्छा ये बताओ कि डे 1 से, अगर जैसे कि कल मान लो तुम्हारा साइंस इंटेक स्टार्ट हुआ, अगर तुमको टेस्ट सीरीज मैं कह रहा हूँ नहीं ज्वाइन करने के लिए, तो तुम अपना टेस्ट सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो? बताओ। तुमने पॉलिटी खत्म किया, मैं कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि तुमने सिर्फ पॉलिटी खत्म किया है। सब्सटैंशियल का मतलब कम से कम 6 महीने, 6 महीने कोचिंग करते हुए हो जाए तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। लेकिन क्या इस बीच में टेस्ट करना ही नहीं करना है? कैसे करना है बताओ, कहाँ से करोगे? हाँ क्या, कैसे, कहाँ से लाओगे वो टेस्ट? टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ से लाओगे? मतलब कोई ज्वाइन करोगे? मैंने तो बोला ज्वाइन नहीं करना है, मतलब थोड़े सीनियर हो जाओ तब ज्वाइन करना। अरे यार, पास्ट ईयर के पेपर्स, पास्ट ईयर के पेपर्स क्या करना है तुमको? ज्वाइन करना है।
देखो टेस्ट सीरीज का एक अच्छा, अगर रफली तुमने 30 टेस्ट ज्वाइन किया, ठीक है ना, मार्केट में, यानी कि 3000 क्वेश्चंस, ठीक है। 3000 क्वेश्चन का मतलब हो गया एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं और तुमको लगभग इस पूरे टेस्ट सीरीज में 12000 फैक्ट्स मिलेंगे। और अगर तुमने इसमें ऐड कर लिया लास्ट 25 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, तो ये लगभग 20,000 फैक्ट्स बन जाते हैं। तुमको 20,000 फैक्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आने हैं। तुमने देखा होगा जब प्रीलिम्स होता है तो कोचिंग वाले बोलते हैं कि हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लड़ गया, और वो प्रूफ दिखाते हैं, ये देखो टेस्ट और ये क्वेश्चन मैच। अरे यार सिलेबस तो फिक्स ही है ना। अगर मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा 3000 क्वेश्चंस का, तो उसमें तुम ये बताओ कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्वेश्चन दूंगा कि नहीं दूंगा? दूंगा। जुडिशरी पे क्वेश्चन दूंगा, वक्फ बोर्ड के दूंगा, उसी में से तो एक क्वेश्चन आना है। और आ जाएगा तो मैं उसको पब्लिश करूंगा। ये देखो जो मैंने सेट किया था, बस थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो गया, अदरवाइज टॉपिक क्या है वही फंस रहा है। ऐसा नहीं है। कोई भी इंडिया का टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन करोगे और पास पेपर, तो 12000 फैक्ट्स तुम्हारे पास है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ टेस्ट पेपर ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी तुमने टेस्ट लिखा और टेस्ट करने के बाद में उसका लगभग कितने पन्नों का एनालिसिस होता है? लगभग 100 पन्नों का। उसको तुमको क्या करना है? प्रिंट करना है, और प्रिंट करके उसको एनालिसिस करना है। अब मैं इसका बता रहा हूँ उसको किया कैसे जाता है। जैसे कि मान लो आयुष्मान भारत, ठीक है ना, नोट्स मेकिंग में हालांकि आ जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम है। आयुष्मान भारत स्कीम तुमको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? तुम्हारे सिलेबस में कहाँ रहेगा आयुष्मान भारत? तुम्हारे सिलेबस में आयुष्मान भारत नहीं है तो कहाँ पढ़ोगे? वैसे तो सब कुछ आ जाएगा, वैसे एक्सटेंड करेंगे तो दुनिया के हर कुछ सिलेबस में, डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है। तो तुम इसको कहाँ पढ़ोगे आयुष्मान भारत? करंट अफेयर्स में पढ़ोगे। परफेक्ट। अभी करंट अफेयर्स में मान लो तुमने आयुष्मान भारत पढ़ा। मैं बस एक एग्जांपल दे के तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। मान लो कि करंट अफेयर्स में तुमने आयुष्मान भारत को पढ़ा, आयुष्मान भारत, और अंडरलाइन करना चालू किया। आयुष्मान भारत एक स्कीम है जो कि एक फैमिली को हर साल में 5 लाख रुपए देती है। ये तुमने अंडरलाइन कर लिया करंट अफेयर्स में, 5 लाख, फैमिली, नेशनल हेल्थ मिशन वगैरह सब अंडरलाइन कर लिया। अब टेस्ट सीरीज में जब तुम आए, क्वेश्चन आ गया, इन विच स्टेट आयुष्मान भारत इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, वो ऑप्शन आ गया महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। करंट अफेयर में तुमने क्या पढ़ा था? आयुष्मान भारत 5 लाख रुपीस देती है हर परिवार को। अंडरलाइन बस नहीं किया। यहां आयुष्मान भारत ने क्या क्वेश्चन पूछ दिया? कौन से स्टेट में एप्लीकेबल है? ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल नहीं है। वेस्ट बंगाल में उनका अपना स्कीम चलता है, स्वास्थ्य साथी योजना। महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में भी पहले नहीं था, उड़ीसा में पहले था बीजू पटनायक स्वास्थ्य योजना, बीजेपी ने इसको करके आयुष्मान भारत यहाँ भी एप्लीकेबल है। झारखंड में भी है। तो इस टेस्ट सीरीज में तुमको जब एक्सप्लेनेशन ढूंढोगे इसका, तो यहाँ वो सब चीज़ें रहेगी क्या? 5 इयर्स आयुष्मान भारत, फैमिली, इसको अंडरलाइन तुम्हें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तुमने ऑलरेडी कहाँ अंडरलाइन कर दिया था? करंट में। लेकिन यहाँ क्या अंडरलाइन करोगे तुम? ऑन विच स्टेट्स दीज आर एप्लीकेबल। तुम समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ ना? नोट्स मेकिंग, अंडरलाइनिंग, टेस्ट सीरीज, तीनों का कॉम्बिनेशन। यानी आयुष्मान भारत करंट अफेयर्स में पढ़ा, 5 लाख पर फैमिली, इसको अंडरलाइन तुमने किया है। नेशनल हेल्थ मिशन, टेस्ट सीरीज वही चीज फिर से एक्सप्लेन करेगा। 5 लाख पर फैमिली, नेशनल हेल्थ मिशन, उसको अंडरलाइन नहीं करना है। वहां सिर्फ क्या अंडरलाइन करना है? कौन कौन से स्टेट में एप्लीकेबल है।
फिर से आयुष्मान भारत पे क्वेश्चन आ गया। तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, पहला टेस्ट, 5th टेस्ट में फिर से आयुष्मान भारत पे क्वेश्चन आ गया, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, ऑन विच स्टेट आयुष्मान भारत इज नॉट एप्लीकेबल, और वहां पर ऑप्शन आ गए महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली। अभी आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। आयुष्मान भारत का दिल्ली में क्या है, अपना मोहल्ला क्लिनिक चलता है, उन्होंने इसको एप्लीकेबल नहीं किया था। तो अब यहां पर तुम इसको टिक नहीं करोगे महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, क्योंकि उसको तुमने कहां टिक कर दिया था? यहां किसको टिक करना है? इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिल्ली बिकॉज दिल्ली हैज इट्स ओन मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट एंड इट हैज नॉट टेकन आयुष्मान भारत स्कीम। आ रही बात? तो आयुष्मान भारत, अब जब तुम, मैंने कहा कि लास्ट में जब रिवीजन करोगे साल के एंड में, तो यहां पढ़ा आयुष्मान भारत, यहां पढ़ा, फिर यहां पढ़ा, और क्लियर हो सकता है पास्ट ईयर पेपर में भी आ जाए। पास्ट ईयर पेपर में स्कीम्स में आते हैं क्वेश्चंस, तो 5 जगह पढ़ के अब तुमसे आयुष्मान भारत पे कोई भी क्वेश्चन चैलेंज तुमको नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये कहां से आ रहा है बताओ? टेस्ट सीरीज। सो टेस्ट सीरीज इज एज गुड एज बुकलेट। उसको तुमको समझना है कि वो बुकलेट है, वो कोई टेस्ट नहीं है। यानी कि साल के अंत में तुम्हारे पास इतना जमा हो जाएगा टेस्ट सीरीज के पेपर्स, और उसके एक्सप्लेनेशन में अंडरलाइन 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 रहेगा, जो तुमको लास्ट में क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है, तब जाकर के ये चीज़ें फुलफिल होंगी। ठीक है? दैट्स ऑल। एक और बस लास्ट चीज़, जो तुम यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल तुम लोगों ने, कई लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, देखते होगे, तो अगेन इसमें एक गड़बड़ी क्या है कि देखा तो देखते रहे देखते रहे देखते रहे, है ना? मतलब कभी कुछ का आ गया, कभी कुछ का आ गया, कभी कुछ का आ गया। तो ऑन एन एवरेज तुम लोग कितने यूट्यूब चैनल देखते हो? यूपीएससी के लिए बताओ कितने? 5, 10 कितने? तो उससे भी ज़्यादा। ठीक है? देखो, सबसे पहला तो यूट्यूब हो या टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ किसी एक कोचिंग का करो, ओनली वन। मैं उसका लॉजिक देता हूँ, सिर्फ एक कोचिंग, 2 कोचिंग का, 3 कोचिंग का नहीं करना है। ये टेम्पटेशन से अपने आप को रोकना है। मतलब गए वहाँ पर खाना खाने के लिए, सब कुछ देख के लालच आ रहा है, ये भी खा ले, वो भी खा ले, उससे कुछ नहीं होगा, तुम अनहेल्दी होने वाले हो। और कौन सा यूट्यूब चैनल देखो जो एक्सक्लूसिव यूपीएससी के लिए है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी IQ यूपीएससी के लिए नहीं है, वो खान सर का बैठ के देख रहे हैं और अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं बहुत नॉलेजेबल हो गया हूँ। मैंने देखा है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स वो खान सर के वीडियो बैठ कर देख रहे हैं, इंडिया चैनल में हुआ, ये हुआ। वो चैनल्स, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें फैक्ट्स तुमको नहीं मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन मैंने अभी क्या कहा, यू हैव टू लिस्ट आउट योर प्रायोरिटीज़। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, तुम्हारे पास समय है सिर्फ किसी एक नेशनल चैनल के, नेशनल जो कोचिंग्स हैं 5-10 अच्छी कोचिंग्स, उसमें से कोई एक चूज़ कर लो, उसके यूट्यूब में जितने वीडियोस आते हैं सब देखो, उसके वेबसाइट में जो कुछ आता है सब देखो, लेकिन सिर्फ एक। क्योंकि मान लो मैं कोचिंग चला रहा हूँ, एग्जांपल देके चलता हूँ, और मैं एक नेशनल कोचिंग चला रहा हूँ, अब मुझे स्टूडेंट्स को कुछ कुछ देना है, प्रोवाइड करना है। मैंने आज प्रोवाइड कर दिया ट्रम्प्स न्यू यूएस पॉलिसी पे। अब मुझे ध्यान में है कि ट्रम्प न्यूज़ पॉलिसी पे तो कर दिया, इंडिया पाकिस्तान पे अभी तक नहीं गया है, तो मैं इंडिया पाकिस्तान पे अगले दिन भेजूंगा। अभी इंडो चाइना नहीं गया है, इंडो चाइना पे मैं भेजूंगा, मेरे पास लिस्ट है। लेकिन तुम जब 2-3 कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ट्रम्प के बारे में वो भी बताएगा, ये भी बताएगा। टेम्पटेशन क्या होता है कि तुमने मान लो एक चैनल देखा, यूएस ट्रम्प्स पॉलिसी, देखते ही दूसरे कोचिंग का सजेशन आ गया, इफेक्ट ऑफ ट्रम्प ऑन इंडिया, तो तुमको लगता है वो देखा तो
ये तुम 2 चैनल में फंस गए। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक चैनल, कोई भी चैनल, विजन IAS देखो, नेक्स्ट IAS देखो, GS स्कोर, बहुत चैनल्स है, एक चैनल फिक्स करो और उसको देखो। और जो UPSC वाले नहीं हैं उसको तो कभी गलती से भी सब्सक्राइब तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि उनका जो फैक्ट्स है, फिगर है, वो बहुत अलग डायरेक्शन में रहता है। UPSC को उसमें इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, एक लास्ट बस बच गया, उस पर कर लेते हैं। नोट्स मेकिंग है ना, कितने बच्चे तुम्हारे क्लास में नोट्स बनाते हैं? नोट्स मतलब क्लास में सर को देख के बोले नोट्स नहीं, अलग से। कितने लोग बनाते हैं नोट्स? तुम कैसे नोट्स बनाते हो बताओ? खड़े स्टैंड, अच्छा खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो, बोलो। हाँ, एग्जाम्पल दो। क्या? कोई डेट नोट कर लेते हो? जैसे कितने डेट्स नोट करोगे? हिस्ट्री में तो 1 करोड़ डेट्स हैं, कर सकते डेट्स नोट? गलत अप्रोच हो गया। और कौन नोट्स बनाता है? तुमने कहा, बताओ कैसे नोट्स बनाती हो? NCERT के नोट्स बनाती हो, ये भी गलत हो गया। और कौन नोट्स बनाता है? बताओ तब समझ में आएगा ना। कौन? तुम बनाती हो, ये भी गलत हो गया। मतलब मैंने देखा है ये, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, तुम फ्रेशर्स हो ना। तुम फ्रेशर हो तो फ्रेशर्स की स्ट्रैटेजी बनाने में उनको 3 महीना लग जाता है। 3 महीने बाद उनको लगता है कि हम कर क्या रहे थे। देखो, नोट्स का पहले पर्पस समझो। नोट्स, अच्छा तुम नोट्स क्यों बनाती हो? तुम मुझे ये बताओ। मतलब तुम्हारा पर्पस है याद करना, तो वैसे सिर्फ करंट अफेयर्स क्यों? बाकी सब कैसे याद करोगे? बाकी सब्जेक्ट्स तो हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग का नोट्स है उसको, जैसे अभी हम लोग का ये चल रहा है, सिक्योरिटी चल रहा है, तो उसके साथ हम अदर सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं साइड में, तो वैसे हो जाता है। तो करंट अफेयर्स का जो मंथली मैगजीन जो मिलता है तुमको, या तुम जो भी मैगजीन लेती होगी, वो तो ऑलरेडी नोट्स है ना। तो नोट्स से नोट्स निकालना हो गया ना फिर वो। तो लिखने से समझ में आ जाता है, कितना करेंगे? नहीं, सुनो, पहली बात तो ये समझो, नोट्स का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है, तुम्हारी चीज़ों को आसान। क्यों? मैंने क्या कहा, एग्जामिनेशन का चैलेंज क्या है? पढ़ना और उसको क्या करना? रिप्रोड्यूस करना कहीं पर, यही है। ये करने के लिए अगर कोई ऐसा लग रहा है तुम्हें ज़रूरत है, तो उसी के नोट्स बनाने हैं, वरना तुम दिन भर नोट्स बनाते रह जाओगे। मतलब मेरे पास एक बच्चा आया था, वो मैंने उससे पूछा तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 15 घंटा। मैंने 15 घंटे दिखाओ क्या पढ़ाई किया है। तो वो हिस्ट्री का सीधा रेप्लिका बना दिया उसने NCERT का। हिस्ट्री का जो नोटबुक है NCERT, तुम उसके नोट्स क्या निकाल रहे हो? वो तो खुद ही नोट्स है। तुम उसे क्या नोट्स बनाओगे? जरा बताओ मुझे, इंडस वैली सिलेबस में क्या क्या मिला? चूड़ी मिला, ये मिला, उधर चूड़ी लिख दिया। वो नोट्स उसका पर्पस नहीं है। पहले नोट्स का पर्पस समझो। पर्पस ऑफ नोट्स मेकिंग इज ओनली एंड ओनली टू मेक योर जॉब ईजियर, सो दैट यू कैन मेमोराइज एंड यू कैन रिप्रोड्यूस दैट इन द एग्जामिनेशन। इसीलिए जब हम नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहला नोट्स हमारा बनता है बुक के अंदर, अंडरलाइनिंग। जैसे मान लो कि M लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर 8, 10, 25 पन्नों का फंडामेंटल राइट्स आ गया, तुमने अंडरलाइन किया सबको। वहाँ पर तुम सिर्फ क्या कर सकते हो, एक ऊपर में ऐसा कहीं पर भी एक बॉक्स बना करके
बस छोटा सा 14 इक्वालिटी, 17 अनटचेबिलिटी। ये क्यों ज़रूरत है इसकी? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक जगह उसको सिर्फ करने के लिए। सेम उसी तरह रीट्स का मान लो बनाना है, मैंडमस पर्पस क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है। तुम नोट्स सिर्फ इसलिए मत बनाओ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट मेकिंग, कि सब लोग नोट्स बनाते हैं, आज हम भी क्या करें नोट्स। जैसे एनसीईआरटी का किसी ने का नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी का नोट्स क्यों बनाना है? एनसीईआरटी तो सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। जो बुक सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में तुमको दिया गया है, तुम उसका भी नोट्स बना रहे हो, ये रिकमेंडेड नहीं है। तुम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हो, पढ़ने के बाद, यानी ये फॉर्मूला फिक्स नहीं है इसका, ओके। हो सकता है करंट अफेयर्स में नोट्स बनाना पड़े कहीं पर, हो सकता है हिस्ट्री में भी बनाना पड़े। कोई भी बुक पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद में तुमको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को, 10 पन्ने को मैं 5 लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ही तुम इसको करो। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स में मान लो कि इकोनॉमिक्स तुम्हारा हुआ है किसी का, ओके, बस मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। इकोनॉमिक्स में जब बजट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, बजट डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट। ये 3-4 पन्नों का होता है, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये कॉम्प्लिकेशन याद कैसे रहेगा? तो वहाँ पर बस छोटा सा एक क्या कर लिया हमने, एक नोट्स बना लिया, ठीक है। जैसे मान लो लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का तुमने एक जगह कंपाइलेशन कर दिया, पर हर जगह नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स तुमको वहीं पर बनाना है। पहली बात, वो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार उससे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा, वो मेमोराइज नहीं हो पा रहा है। अगर बुक में अंडरलाइन करके, रिवीजन करके तुम उसको मेमोरी में डाल सकते हो, अगेन जैसे इसने कहा कि मैं याद करने के लिए डालती हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर तुमने यूपीएससी में नोट्स निकाल लिया तो जाहिर सी बात है याद होगा अच्छे से वो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? 26 सब्जेक्ट्स हैं। मैंने तुम्हें कहा 20,000 तो बस फैक्ट्स का टेस्ट सीरीज में है, 20,000 फैक्ट्स। यानी एक फैक्ट्स पे तुमने एक लाइन भी बनाया तो तुम नोट्स ही बनाते रह जाओगे। अगेन मैं कह रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, मतलब कि तुमको अपना जो टाइम है 1 साल 1.5 साल, उसमें ज़्यादा चीज़ें करनी है। इसलिए नोट्स बनाने के चक्कर में, नोट्स रिकमेंडेड होते हैं तभी जब तुम्हें लग रहा है कि मैं इसको मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ। पहले सरेंडर नहीं कर देना है, ठीक है, नहीं ये तो मुझे याद ही नहीं। जैसे प्रियम्बल मान लो हो गया, प्रियम्बल का तुम क्या नोट्स निकाल सकते हो? कोई नोट्स निकाल सकते हो प्रियम्बल का? क्यों? क्योंकि प्रियम्बल का एक एक लाइन अपने आप में नोट्स है, एक भी उसका कॉमा भी नहीं हम हटा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर 50 पन्नों का एक तुम्हारा अमेंडमेंट का लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको हम एक पन्ने में कर सकते हैं, तो वहाँ नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो डोंट मेक नोट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट मेकिंग, यूज इट और मेक इट ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस इट। ओके, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल वाइंड अप। No? Okay, best wishes.